हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे मोशन इन 2D वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। जेई मेन के लिए, नीट के लिए, एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काइनेमेटिक का इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन। जो जितना भी प्रोजेक्टाइल मोशन अभी तक आप पढ़े होंगे, कोचिंग्स में पढ़े होंगे, आपके टीचर्स आपको जो पढ़ा रहे होंगे, उससे बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में और एक अच्छे कंटेंट में। कि आप इंटरनेट पर वीडियोस देखते हैं तो आपको वीडियोस पसंद आता है, क्यों? क्योंकि बहुत हल्का हल्का छोटा छोटा चीज आपको बता दिया जाता है, लेकिन हम आपको छोटी छोटी चीजों को भी बताएंगे और आपको ऊपर तक ले जाएंगे, ताकि आपको ये लेक्चर तो समझ में आई, इसके बाद आप कोई भी बुक्स बनाए तो आपसे सवाल भी बने। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फिजिक्स, कि अगर आप अच्छे से समझते हैं तो सवाल बनना चाहिए, और सवाल नहीं बन रहा है तो आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे। ठीक है, तो आपको यहां पे हम ये कोशिश करेंगे कि आप बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल मोशन को सीखें, एंड देन उसके सवाल, उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें किसी भी बुक से या क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या आपको क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का। हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल मोशन है पढ़ने के लिए, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, दूसरा वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन है। कुछ कुछ चीज कॉमन है जो हम यहाँ पे पता करेंगे, जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए पता करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए पता करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए पता करेंगे। और जो हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इक्वेशंस जो हम पढ़े हैं मोशन का, उसको 2D में कैसे यूज करते हैं, ये यहां पे सीधे सीधे रूप से यूज होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप वो नहीं पढ़े होंगे या वो वीडियोस नहीं देखे हैं या उसका रिवीजन नहीं किए हैं तो एक बार उसको जरूर देखें, जरूर पढ़ें, उसके बाद ये वीडियो देखें दूसरा मोशन इन 2D का, तब आपको अच्छे से बातें समझ में आ पाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल दो वर्ड से मिलकर बना है, वन इज प्रोजेक्टाइल एंड सेकेंड वन इज मोशन। प्रोजेक्टाइल उस बॉडी को कहते हैं जिसको हम फेंकते हैं, जिसका मोशन होता है। जैसे ये मार्कर को अगर हम यहाँ पे खड़ा होकर फेंके तो ये मार्कर प्रोजेक्टाइल होगा, और इसका जो मोशन होगा दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना, तो प्रोजेक्टाइल किसी भी ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जो कि एयर में, एटमॉस्फेयर में चलता है विदाउट बींग प्रोपेल्ड बाई एनी फ्यूल, बिना किसी फ्यूल के मदद से वो एटमॉस्फेयर में ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर चलता है। तो ग्रेविटी वाला मोशन हम लोग 1D में भी पढ़ते हैं, दैट इज द मोशन अंडर ग्रेविटी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑल्सो द मोशन अंडर ग्रेविटी, बट 2 डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब यहां पे जब मोशन होगा तो ग्रेविटी के कारण दो कोऑर्डिनेट बदलेगा, एक्स भी और वाई भी बदलने वाला है। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन? तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है जो ग्रेविटी के अंदर होता है, 2 डायमेंशन में होता है। तो कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो सबसे पहले आप कहिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है भाई। तो हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? तो आप कहिएगा कि मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी विथ 2 डायमेंशंस, विथ 2 डायमेंशंस। मतलब ये मोशन अंडर ग्रेविटी है कितने डायमेंशन के साथ? 2 डायमेंशन के साथ, एक्स और वाई। यहां पे तो एक्स और वाई ही होने वाला है। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी विथ 2 डायमेंशन क्या कहलाएगा? वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जरा कि आपको बता चुके प्रोजेक्टाइल एक ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल? तो प्रोजेक्टाइल उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसको हम फेंकते हैं और वो एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करता है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी फ्यूल, दैट इज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होने वाला है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए, अब बात करेंगे जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो 2 डायमेंशनल मोशन है, तो 2 कंपोनेंट होगा पोजीशन का, 2 कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, 2 कंपोनेंट हो सकता है एक्सेलरेशन का किसी भी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो अब देखिए, जब मान लीजिए कि प्रोजेक्टाइल यहाँ पे हम खड़े हो जाते हैं, ठीक है, दिस इज द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, यहाँ पे खड़ा होके हम किसी बॉल को ऐसे फेंकते हैं। तो जब किसी बॉल को हम ऐसे फेंकते हैं तो ये ऐसे तो जाएगा नहीं, कैसे फेंका और सीधे जाए, नहीं, ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण क्या होगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है मान लीजिए, तो इधर तो जाने वाला, ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण ये नीचे आके इस तरीके से गिरेगा। यहाँ पे ये इस रास्ते को फॉलो करते हुए यहाँ पे आके ये क्या हो गया, आपका
गिर गया, ठीक है ना। उसके बाद तो जिस रास्ते को ये फॉलो करके आया है, इस रास्ते को फॉलो करके ये ग्राउंड पे गिरा है, ठीक है ना। तो दिस इज द ट्रेजेक्ट्री, दिस इज द ट्रेजेक्ट्री। तो व्हाट इज द ट्रेजेक्ट्री? तो ट्रेजेक्ट्री इज द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है उसी को हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है उसी को क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री। और इस तरह का प्रोजेक्टाइल जिसमें हम किसी टॉप पे खड़ा होकर बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसी को पढ़ने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इस तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा, वर्टिकल मत कर दीजिएगा, दूसरा है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। देखिए ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा कि आप ग्राउंड पे खड़ा होकर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये बॉडी इधर नहीं जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी मौजूद है। जैसे ही बॉडी इधर ऊपर जाएगा, ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण ये नीचे आके गिर जाएगा। अपना बॉडी का ये पाथ है, यहाँ से फॉलो करते करते ये नीचे गिर जाएगा, जिसमें हम ग्राउंड पे खड़ा होकर कुछ एंगल से प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल होगा, अब देखिए यहाँ पे ये पाथ को फॉलो करके गया है, तो दिस इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, दिस इज द ट्रेजेक्ट्री, मतलब पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल। इस तरह के प्रोजेक्टाइल को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। तो यही दो तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन हमको यहाँ पे पढ़ना है, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा क्या है? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक दोनों को सेपरेटली पढ़ेंगे, दोनों के कैलकुलेशंस अलग अलग हम लोग करेंगे। अभी हम लोग जो चालू करेंगे दैट इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन, ये पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ कुछ बात प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात जो समझना ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन अगर 2D मोशन है तो उसका जितना भी मोशन पैरामीटर होगा, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, सबका दिए गए समय पे 2 कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है। तो क्या दोनों कंपोनेंट होगा, तो क्या दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये बात समझना है आपको। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो 2 कंपोनेंट होता है, दोनों इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होता है। मतलब ये कि हॉरिजॉन्टल मोशन वर्टिकल को अफेक्ट नहीं करेगा और वर्टिकल मोशन हॉरिजॉन्टल को अफेक्ट नहीं करेगा। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन क्या बताता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन है, तो जो भी फिजिकल पैरामीटर होगा उसका 2 कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, दूसरा वर्टिकल मोशन के लिए। ये दोनों मोशन साइमल्टेनियसली एक साथ होता है प्रोजेक्टाइल, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के इंडिपेंडेंट। कहने का ये मतलब है कि हॉरिजॉन्टल मोशन वर्टिकल मोशन को प्रभावित नहीं करता है, अफेक्ट नहीं करता है, और वर्टिकल मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन को प्रभाव नहीं करता है। दोनों मोशन इंडिपेंडेंटली होता है। इसलिए जब हमको इक्वेशन लिखना होता है तो दोनों डायमेंशन के लिए, एक्स के लिए और वाई के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं, दोनों को मिलाते नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, और दोनों को अलग अलग इक्वेट करके जोड़ते हैं। इसी को कहा गया प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन का एक बहुत बड़ा खासियत ये है कि हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन पे किसी दूसरे एक्सेलरेशन का, किसी दूसरे फोर्स का कोई प्रभाव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हॉरिजॉन्टल मोशन को यूनिफॉर्म मोशन या नॉन एक्सेलरेटेड मोशन कहा गया। लेकिन वर्टिकल मोशन कैसा मोशन है आपका? वर्टिकल मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म कहने का यह मतलब है कि वर्टिकल मोशन पे, वर्टिकल डायरेक्शन पे जी का प्रभाव होता है, वर्टिकल मोशन पे जी का प्रभाव होता है, मतलब वर्टिकल मोशन इज गाइडेड बाय ग्रेविटी। इसलिए वर्टिकल मोशन का एक्सेलरेशन हमेशा जी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जी के। इसलिए वर्टिकल मोशन में स्पीड समय के साथ बदलेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल में नहीं बदलेगा। कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल मोशन का फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड बराबर होगा, लेकिन वर्टिकल मोशन का फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मान्य है, ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म और ये नॉन यूनिफॉर्म।
ये नॉन एसेलरेटेड और ये एसेलरेटेड। एसेलरेशन किसके बराबर? जी के बराबर। किधर? हमेशा डाउनवर्ड। ये आपको ध्यान रखना है। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग इसको कैरी करेंगे और इक्वेशन साथ साथ चलेगा आगे भी, ठीक है। तो ध्यान रखना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन अलग अलग, वन इज यूनिफॉर्म एंड अनदर इज नॉन यूनिफॉर्म। जब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो सबसे पहले ये जानिए कि जब भी हम लोग किसी हाइट पर खड़ा होकर किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, दिस इज द हाइट एच। किसी बॉडी को अगर हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं यहां से, तो इसी प्रोजेक्टाइल का मोशन क्या कहलाने वाला है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए यहां से फेंकेंगे, वो आपका ये इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन, इधर तो जाने नहीं का, ये ऐसे करके आपका यहाँ पे आके गिर जाएगा ग्राउंड पे, ठीक है। एज्यूम करेंगे तो देखिए कि जो हमारा डाउनवर्ड है उसको पॉजिटिव करने वाले हैं, मतलब ना इसको एक्स एक्सिस कहेंगे प्लस, और इसको क्या कहेंगे? वाई एक्सिस, ठीक है। तो जहां से प्रोजेक्टाइल फेंका गया यहाँ पे, इसको ना हम लोग ओरिजिन मानते हैं, 0 0, और ये t बराबर 0 पे है। t बराबर 0 मतलब इनिशियली यहां से 0 0, जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो यहीं के रिस्पेक्ट पे मेजर करने वाले हैं। तो जब प्रोजेक्टाइल हम यहां से फेंके होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0, t बराबर 0, किसी टाइम t के बाद प्रोजेक्टाइल यहां पाया जा रहा है, किसी टाइम t के बाद प्रोजेक्टाइल यहां पाया जा रहा है, ठीक है। तो किसी टाइम t के बाद प्रोजेक्टाइल अगर यहां पाया जा रहा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट x मानते हैं और y कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं? y। t टाइम पे ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही बेसिक बात बताया जा रहा है जो भी हम यूज करेंगे इस पूरे में। t टाइम पे ये यहाँ पे पाया जा रहा होगा और इधर के तरफ मूव कर रहा होगा, ये टेंजेंट के अलॉन्ग ये मूव कर रहा होगा v वेलोसिटी से। अब देखिए यहाँ पे इसके पोजीशन का भी 2 कोऑर्डिनेट है, x और y, ठीक है ना। उसके बाद इसके वेलोसिटी का भी 2 कोऑर्डिनेट होगा। देखिए एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में vx, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में vy और एक इधर vx, मतलब x एक्सिस के लिए और y एक्सिस के लिए, और ये रिजल्टेंट है जिधर वो मूव कर रहा है, ये आप देख रहे हो, ये रिजल्टेंट है जिधर वो मूव कर रहा है, ठीक है। एसेलरेशन जैसा कि आपको बता चुके हैं, एसेलरेशन प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ही डायरेक्शन के लिए मिलता है, वो है एक्स नहीं वाई डायरेक्शन के लिए। एक्स डायरेक्शन का एसेलरेशन 0 होता है क्योंकि एक्स डायरेक्शन का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। तो यहाँ पे एसेलरेशन केवल एक ही होगा, वो नीचे की तरफ होगा, और वो किसके बराबर होगा? प्लस जी, क्योंकि नीचे को हम लोग प्लस माने, तो एसेलरेशन किसके बराबर होगा? प्लस जी के बराबर होने वाला है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद क्या है कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का वेलोसिटी है हम पता करेंगे। एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई जो है, देखिए ओरिजिन ये था, यहाँ पे पहुंचने के बाद ये है, तो एक्स एक्सिस में जो ये डिस्टेंस चला है वो एक्स है, और वाई एक्सिस में ये डिस्टेंस चला है जो क्या है? वाई, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए दूरी है, वर्टिकल मोशन के लिए दूरी, ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए स्पीड और ये वर्टिकल मोशन के लिए स्पीड। तो हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, जैसा कि हमको प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन में बताया गया है। हॉरिजॉन्टल मोशन का कैलकुलेशन अलग करेंगे और वर्टिकल मोशन का अलग। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन डज नॉट अफेक्ट वर्टिकल मोशन एंड वर्टिकल मोशन डज नॉट अफेक्ट हॉरिजॉन्टल मोशन। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए जब लिखेंगे तो सारा कुछ एक्स एक्सिस के लिए, वर्टिकल के लिए लिखेंगे तो सारा कुछ वाई एक्सिस के लिए। तो देखिए फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन जब आप बात करिएगा हॉरिजॉन्टल मोशन का, और फॉर वर्टिकल मोशन, तो हॉरिजॉन्टल मोशन कहने का मतलब क्या है भाई? एक्स एक्सिस के लिए। किसके लिए? एक्स एक्सिस के लिए। और वर्टिकल मोशन करने का क्या मतलब है आपका? वाई एक्सिस के लिए, ठीक है ना। तो जब हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे हम, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होने वाला है? इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन का कितना है? u। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का कितना है? 0। t बराबर 0 पर वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद जब आप लगाइएगा पहला इक्वेशन vx इज इक्वल टू ux प्लस ax और इंटू क्या? t, तो ax इज इक्वल टू 0, ax इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 0, और ay किसके बराबर होता है? g के बराबर, बता चुके आपको यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए तो vx बराबर क्या लिखेगा? ux, पहले ही बता दिया गया कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में कैलकुलेट करके भी वही आना है कि x डायरेक्शन में जितना वेलोसिटी होगा उतना ही वेलोसिटी y डायरेक्शन में भी होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे y डायरेक्शन के वेलोसिटी का, vy इज इक्वल टू uy और प्लस ay इंटू टी, तो दिस इज 0, तो vy बराबर क्या होगा? gt।
वी वाई बराबर क्या होगा आपका, जी टी होने वाला है। ठीक है, तो वी वाई बराबर जी टी होगा। तो यहाँ पे हम लोग वी एक्स पता कर चुके, किसके बराबर है, यू एक्स के बराबर, और यू एक्स किसके बराबर है, यू के बराबर। ठीक है, और वी वाई किसके बराबर है, जी टी के बराबर। तो देखिए वी एक्स पता चल चुका है और वी वाई पता चल चुका है। वी एक्स पता चल चुका और क्या पता चल चुका है, वी वाई। तो इसका रिजल्टेंट भी पता कर सकते हैं, वी क्या होगा, वी का मॉड, वी बराबर क्या लिख सकते हैं, वी एक्स आई कैप और प्लस वी वाई जे कैप, बताया जा चुका है। वी एक्स इज इक्वल टू यू और वी वाई इज इक्वल टू जी टी। पूछा जाएगा आपसे कि मॉड बता दीजिए, तो क्या लिखिएगा, रूट अंडर आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और क्या, जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और 1 प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। यू बाहर निकल जाएगा तो आप लिखिएगा क्या, 1 प्लस जी टी बटा यू का होल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन पूछा जाएगा, हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा आप, वी वाई बटा वी एक्स, मतलब क्या, जी टी बटा यू। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स जी टी बटा यू। ये डायरेक्शन है एक्स एक्सिस। तो ये इक्वेशन जो आप निकाल के लाए हैं, ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि किसी भी समय पे इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो इतना। ठीक है, यू आई कैप प्लस जी टी जे कैप। अब आपसे कहेगा कि इसका इंस्टेंटेनियस ये पोजीशन वेक्टर बताइए, तो आप बता सकते हैं, देखिए एक्स एक्सिस, देखिए ये हो गया, वाई एक्सिस में चला गया दूरी, इधर चला, और एक्स एक्सिस में इधर चला, और ये जहां पे है वो अभी, ये इसका रिजल्टेंट, इसको आर वेक्टर कहते हैं। तो कैसे निकलेगा, एक्स एक्सिस का अगर आप निकालना चाहते हैं, तो एक्स एक्सिस का पोजीशन कैसे निकालेंगे आप, ठीक है ना, एक्स एक्सिस का पोजीशन आप निकालेंगे, क्या लिखेंगे, यू एक्स टी और प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो यू एक्स इज यू और टी इज टी, ए एक्स इज जी। तो एक्स एक्सिस का पोजीशन क्या हो गया, यू टी। ठीक है, वाई एक्सिस के लिए निकालने कहा जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई एक्सिस के लिए सब कुछ वाई कॉम्पोनेंट का, सब कुछ वर्टिकल मोशन का। ठीक है ना, तो यू वाई तो यहाँ पे 0 है, तो वाई बराबर आप क्या लिखेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ए वाई जी के बराबर है ना। तो इसीलिए पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे आप, इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर टी टाइम के बाद यू टी आई कैप और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। हालांकि इससे कोई क्वेश्चन आपको बनाना नहीं है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपको याद रखना है, नहीं, सिंपली एक्स जब भी जरूरत पड़ेगा एक्स के लिए और वाई के लिए निकाल के आई कैप प्लस जे कैप कर देंगे। ये तो बस आपको किताबों में लिखा मिलता है, इसलिए बता दिया गया है, और कुछ इसमें विशेष कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चंस बेसिकली आपसे पूछा जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, इन्हीं सब चीजों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये तो बस आपको बता दिए कि जब यहाँ पे है तो पोजीशन का दोनों और क्या, वेलोसिटी का दोनों निकाल के बता दिया गया। अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का। तो ये जो दोनों आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए, ठीक है ना, इसी को यूज करके हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता करने वाले हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं पहले। अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का। तो देखिए हमारे पास जो दो इक्वेशन था अभी पोजीशन के लिए, एक्स एक्सिस का पोजीशन कैसे निकालते हैं हम लोग, यू टी और वाई एक्सिस का क्या, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है ना, यहां से टाइम तो सेम होता है दोनों के लिए, कॉमन बात है, टाइम इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, एक्स बाई यू। अब इस टाइम को यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, ठीक है ना, तो लिखेंगे वाई इज इक्वल टू क्या, हाफ जी एक्स बटा यू का होल स्क्वायर। तो वाई बराबर क्या लिखेंगे, हाफ जी एक्स स्क्वायर और बटा यू स्क्वायर। ये आप देख रहे होंगे, यहां से लिखिएगा वाई इज इक्वल टू क्या, जी बटा 2u स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये जो टर्म लिखा गया ब्रैकेट में g और 2u स्क्वायर, दिस इज कांस्टेंट टर्म, जैसे जैसे x बदलेगा y बदलेगा वैसे वैसे, यानी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y एक्सिस और x एक्सिस के रिलेशन को बता रहा है कि वो कैसे बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि y x स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ऐसा तब होता है जब पैराबोला होता है पाथ। ये क्या दिखाता है कि जो पाथ फॉलो किया जा रहा है, वाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी
पाथ फॉलोड के बारे में बताता है कि वाई और एक्स एक्सिस के बीच में कैसा रिलेशन है। अगर वाई एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कहीं तो कहते हैं स्ट्रेट लाइन है, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो कहते हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग कहेंगे कि वो पैराबोला पाथ को फॉलो कर रहा है। और यही पैराबोला पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आप देख रहे हैं देखने में भी पैराबोला, इक्वेशन से भी पता चल गया कि शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है आपका, पैराबोला। ठीक है ना, कि शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोला, कि इक्वेशन से भी पता चल गया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज बहुत जगहों पे किया जाता है। ठीक है, बहुत जगहों पे कैसे किया जाता है कि मान लीजिए आपको कह दिया गया एक क्वेश्चन है छोटा जैसा, एक स्टेयरवे है, सीढ़ी है, ठीक है, एक बॉल इसके टॉप से एक गिर रहा है, एक सीढ़ी का हाइट h है और ब्रेथ जो है b है, और यहां से वो रोल कर रहा है, रोल करते करते वो जो है ना nth स्टेप पे जाके गिरा है, ये nth सीढ़ी है, nth स्टेप है, यहाँ पे जाके ये गिरा है। ठीक है ना, यहाँ पे आके तो आपसे कह रहा है स्पीड u है, तो कहेगा बताइए n का वैल्यू क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज करके बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि अगर ये एक सीढ़ी का ऊंचाई h है तो हमारे पास टोटल सीढ़ी है n, तो उसका ऊंचाई कितना होगा nh, कितना ऊंचाई होगा nh। ठीक है, एक सीढ़ी का चौड़ाई है b तो हमारे पास टोटल सीढ़ी कितना है n, तो कितना होगा nb। तो ऊपर से नीचे आने के लिए प्रोजेक्टाइल y एक्सिस में nh चला और x एक्सिस में क्या चला है nb चला है, तो कह रहा है बताइए n का वैल्यू क्या होगा। तो सीधे सीधे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज करिए और क्या कहिए कि y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर और बटा यू स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो y के जगह पे क्या लिखिएगा nh, है ना, हाफ के जगह हाफ, g तो g है, x के जगह पे जितना वो चला है कितना n स्क्वायर बी स्क्वायर और यू स्क्वायर, है ना। एक n को कैंसिल आउट करेगा, क्या बचेगा n इज इक्वल टू आप लिखेंगे यहां से, देखिए n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप यहां से जी बी स्क्वायर और बटा 2HU स्क्वायर, है ना। n बराबर आप क्या लिखेंगे जी बी स्क्वायर और डिवाइडेड बटा क्या है यहाँ 2HU स्क्वायर और डिवाइडेड बटा क्या होगा जी बी स्क्वायर, ये n का वैल्यू आ गया। बहुत ही कॉमन, इसको आप हॉरिजॉन्टल रेंज वाले इक्वेशन से भी बना सकते हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को एप्लीकेट करने के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान रखना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2u स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहीं भी पूरे मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो पार्टिकल पाथ फॉलो करता है उसके बारे में आइडिया हमको ये देता है। ठीक है, नोट डाउन कर ले आप इसको। देखिए अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे आपको मिलता है देखने के लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या नाम है उसका, टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। तो सबसे पहले देखिए t बराबर 0 पे यहाँ पे था जब वो चलना चालू किया, जब वो चलना बंद कर दिया यहाँ पे, तो उसको t बराबर कैपिटल T कहते हैं। कैपिटल T इज टाइम ऑफ फ्लाइट। कैपिटल T क्या है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। कैपिटल T इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, तो देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे x बराबर भी 0 है, y बराबर भी क्या है 0, ऑरिजिन मान है। यहाँ पे क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये सबसे ज्यादा दूरी चलता है, तो इसको x बराबर r कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला गया मैक्सिमम दूरी, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर डिस्टेंस में जो प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, वो आपका हॉरिजॉन्टली कितना दूर चलेगा हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है तो कहिएगा कि ग्राउंड पे आने में जितना टाइम प्रोजेक्टाइल को लगता है, ये सबसे अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट कहने का तरीका है कि टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल इज इन एयर। मतलब प्रोजेक्टाइल जितना देर तक हवा में रहता है वही समय उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज दिस आर, ये आर का नाम है हॉरिजॉन्टल रेंज। ये आर का क्या नाम है हॉरिजॉन्टल रेंज। कोई पूछेगा क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज, तो कहिएगा हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अपने टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना दूरी चलता है ये, और वर्टिकल में कितना चलेगा जितना टावर का हाइट होगा। ठीक है, तो
इस पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, टी बराबर टी पे अगर आपको लिखना होगा कोऑर्डिनेट तो क्या लिखिएगा, कहिएगा यहाँ पे x बराबर r है और y बराबर क्या है h, y बराबर h और x बराबर r, कब, जब t बराबर आपका कैपिटल T होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में क्या लिखने वाले हैं, इक्वेशन पता करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का। देखिए तो टाइम ऑफ फ्लाइट, सबसे पहला जो इक्वेशन होगा हमारे लिए वो किसका होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वर्टिकल मोशन को कंसीडर करके भी पता कर सकते हैं। तो देखिए कंसीडरिंग वर्टिकल मोशन, कंसीडरिंग वर्टिकल मोशन, जब आप वर्टिकल मोशन को कंसीडर करिएगा तो क्या लिखते हैं वर्टिकल मोशन में हम लोग कि y बराबर क्या लिखते हैं यू वाई टी और प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में यू वाई क्या है आपका जीरो, यू वाई क्या है आपका जीरो, तो y बराबर क्या लिख दीजिएगा हाफ जी और t बराबर कैपिटल टी। तो जब t बराबर कैपिटल टी होगा तो y की जगह क्या लिखना होगा, y की जगह क्या लिखना होगा कैपिटल एच, मतलब जितना टावर का हाइट है उतना वो डिसेंड किया है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो t बराबर क्या होगा रूट अंडर 2h बाई जी। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ये कभी भी इनिशियल स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल हाइट पे डिपेंड करेगा। एक ही हाइट पे खड़ा होकर आप 3-4 प्रोजेक्टाइल फेंकते अलग अलग स्पीड से तो वो जमीन पे सेम समय में आके गिरेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो 1 होगा। क्यों, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे, जहां से उसको फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो क्या लिखिएगा इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, वो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज पता करने के लिए। कैसे पता करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज वर्टिकल दूरी है तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए मोशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी और प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ए एक्स जीरो हो गया और x को जैसे ही r के बराबर लिख देंगे तो वो किस समय पे होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, लिखा ही गया टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान। तो क्या लिखेगा यू एक्स यू के बराबर है और t किसके बराबर है रूट अंडर 2h बाई। तो इसके बारे में आप क्या कहिएगा कि रेंज जो है हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो इनिशियल वेलोसिटी और हाइट दोनों पे डिपेंड करता है, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट केवल और केवल हाइट पे डिपेंड करता है जहां से उसको फेंका गया है। रेंज दोनों बात पे डिपेंड करेगा, रेंज का रेशियो में इनिशियल वेलोसिटी का भी रोल होगा, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट के रेशियो में इनिशियल वेलोसिटी का कोई भी रोल होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये आप अब हम किसी भी समय पे पोजीशन बता सकते हैं, वेलोसिटी बता सकते हैं। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस का जो रिलेशन है वो भी बता सकते हैं, कितने समय में नीचे आया टाइम ऑफ फ्लाइट भी बता सकते हैं, रेंज भी बता सकते हैं। ठीक है, रेशियो वाला क्वेश्चन छोटा मोटा सवाल बहुत कॉमन है, 1-2 सवाल अभी हम लोग करेंगे भी कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए 2 प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, 2 प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन, एक को h हाइट से और दूसरे को 4h से। ठीक है, एक को 2u स्पीड से और दूसरे को रिस्पेक्टिवली कितना से u से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो बताना है। तो देखिए जैसा कि इक्वेशन हमारे पास है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है रूट अंडर 2h बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो पूछा जाएगा तो क्या करेंगे रूट अंडर h1 बाई h2। तो क्या लिखेंगे, एक को फेंका गया h से और दूसरे को फेंका गया 4h से, h गया, क्या बचेगा 1:2। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो r1 बटा r2, ये दोनों पे डिपेंड करने वाला है u1 u2 और रूट अंडर h1 h2। क्या ना इक्वेशन क्या u इंटू रूट अंडर 2h बाई जी। तो आप क्या लिखिएगा यहाँ से u1 और u2, एक को 2u स्पीड से फेंका गया है और दूसरे को कितना से फेंका गया है u से, और h1 और h2 का रेशियो कितना है 1, 2 मर गया, u मर गया, कितना हो गया 1:1। ठीक है, तो इसी के बेस पे इस तरह का क्वेश्चन, रेशियो वाला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, लेटर हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन वैसा प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे खड़ा होकर कुछ एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोजेक्टाइल के मोशन को ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, ये u वेलोसिटी से हम लोग थीटा एंगल बनाकर, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाकर इसको प्रोजेक्ट किया गया है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में बॉडी नहीं जाएगा। ठीक है, बॉडी
पर ग्रेविटी का इफेक्ट होगा और वो इस पाथ को फॉलो करेगा ग्रेविटी के कारण, ठीक है। तो ये जो पाथ फॉलो कर रहा है दिस इज द ट्रेजेक्ट्री, आपको बताया जा चुका है, ये जो बनाया गया ये ट्रेजेक्ट्री है। अगर कोई बॉल को हम फेंकेंगे यहां पर से तो वो इसी रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा और कुछ समय के बाद ये ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब इसमें क्या देख रहा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है u, ठीक है, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए मतलब एक एक्स एक्सिस के लिए और दूसरा वर्टिकल मोशन के लिए मतलब वाई एक्सिस के लिए। तो इस इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग ब्रेक करेंगे, इधर के तरफ क्या होगा x कंपोनेंट ux दैट इज u cos थीटा, एडजेसेंट कंपोनेंट cos थीटा में ब्रेक करते हैं, एंड उसके बाद इधर के तरफ जो कंपोनेंट होगा वो u sin थीटा, इसको uy कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम uy कहेंगे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो इनिशियल वेलोसिटी है u वो किसके बराबर है ux और uy, मतलब दिस इज फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन एंड दिस इज फॉर वर्टिकल मोशन। कहने का मतलब ये है कि ये u cos थीटा i कैप और प्लस u sin थीटा j कैप, जब हम लोग हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाकर प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो ये इनिशियल वेलोसिटी है। अब इसमें कुछ कुछ बात आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो जहां से फेंका गया इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करने वाले, इधर की तरफ x पॉजिटिव x और इधर की तरफ क्या यूज करेंगे हम लोग पॉजिटिव y एक्सिस। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 0 0 मतलब x कोऑर्डिनेट भी 0 और y कोऑर्डिनेट भी 0। इसके बाद जैसे जैसे बॉडी आगे बढ़ेगा, मान लीजिए किसी टाइम t के बाद बॉडी यहाँ पाया जा रहा होगा, तो अगर यहाँ पाया जा रहा है p पॉइंट पे तो इसका कोऑर्डिनेट x और y कहते हैं। यहाँ पे ये कब पाया जा रहा है एट टाइम t टाइम के बाद ये यहाँ पे पाया जा रहा है, इसका इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, किसी इंस्टेंट t पे ये p पॉइंट पे पहुंच चुका है, इसका कोऑर्डिनेट x और y है। कहने का मतलब ये है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में x एक्सिस में वो x चला है और y एक्सिस में क्या चला है y। तो अगर कहेगा यहाँ पे आपसे x क्या है तो आप कहिएगा कि यहां से ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये आपका ux है, इसको हम लोग u cos थीटा कहते हैं, ठीक है। यहां से जो आप ये देख रहे हैं ये दिस इज x डायरेक्शन में चला गया डिस्टेंस, और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका y है, मतलब y डायरेक्शन में चला गया डिस्टेंस, ठीक है ना। ये x है और ये y है, इसीलिए इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट x है, x कोऑर्डिनेट, और y है आपका y कोऑर्डिनेट। t टाइम के बाद यहाँ पे पाया जा रहा है। तो हम लोग अब ये पता करेंगे कि t टाइम में x एक्सिस में कितना चला है, मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन में कितना चला है और वर्टिकल मोशन में कितना दूरी चला है वो t टाइम के बाद। तो सबसे पहले हम लोग, जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन में बताया गया कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन को इंडिपेंडेंटली बांट के पढ़ते हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, बोथ टेक प्लेस इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि ये आप बात करिएगा हॉरिजॉन्टल मोशन का, किसका बात करिएगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन, उसके बाद किसका बात करेंगे वर्टिकल मोशन, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया और फिर क्या हो गया आपका वर्टिकल मोशन। तो जब बात करिएगा हॉरिजॉन्टल मोशन का तो हॉरिजॉन्टल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है u cos थीटा, वर्टिकल मोशन में यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका u sin थीटा, एक्सेलरेशन क्या है हॉरिजॉन्टल मोशन में 0 बताया जा चुका है हमेशा, और यहाँ पे क्या है ay, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे क्या होगा माइनस, तो a यहाँ पे किसके बराबर होने वाला है माइनस g के बराबर, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम इधर प्लस x एक्सिस और इधर प्लस y एक्सिस माने हैं, तो g तो हमेशा नीचे लगता है, तो g जब हमेशा नीचे लगेगा तो फिर इस कंडीशन में आपको एक्सेलरेशन माइनस g मानना पड़ेगा। तो x एक्सिस में कितना डिस्टेंस चलेगा आप क्या कहेंगे x इज इक्वल टू ut और प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। ax आपका 0, x 0, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया u cos थीटा और इंटू t, u cos थीटा इंटू t, दिस इज इक्वेशन 1। y एक्सिस में कितना डिस्टेंस चलेगा y इज इक्वल टू ut और प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है ना। तो y बराबर लिखिएगा क्या u sin थीटा और इंटू t और माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये आपका y एक्सिस में चला गया डिस्टेंस हो गया। इससे आप प्रोजेक्टाइल का पोजीशन वेक्टर पता कर सकते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, यहां से यहां पहुंचा है तो ये देखिए ये पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा आपका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेस हुआ है, इसको आर वेक्टर आप कहिएगा,
ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पोजीशन बताने के लिए आप आर वेक्टर यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। तो एक्स वेक्टर करने का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस में चला गया दूरी एक्स आई कैप और प्लस क्या वाई जे कैप। कितना चला है वो आप देख सकते हैं, यू कॉस थीटा और इंटू टी और प्लस यू साइन थीटा, ये आई कैप, यू साइन थीटा और इंटू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। ठीक है ना। तो ये जो है आपका इंस्टेंटेनियस पोजीशन बताने के लिए। ठीक है, किसी भी टाइम पे अगर पोजीशन बताना होगा, इंस्टेंटेनियस पोजीशन अगर आपको बताना है किसी भी टाइम टी पे, तो ये इक्वेशन आपको बता सकता है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रोजेक्टाइल का पोजीशन। अगर इसका मॉड बताना होगा तो रूट अंडर आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस क्या जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, इसके मदद से हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको बताया जा चुका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में भी कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखना है तो फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का रिलेशन आपको डिराइव करना होगा। तो देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम कैसे लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। बहुत सारा क्वेश्चन आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के आधार पे मिलेगा देखने के लिए। तो आप इक्वेशन वन आपके पास है, क्या इक्वेशन वन? x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। तो t इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं यहां से x बाई यू कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं? t इज इक्वल टू x बाई यू कॉस थीटा। ठीक है, यूजिंग सेकेंड, आप सेकेंड इक्वेशन का यूज करिए और उसमें इस t का वैल्यू को पुट करिएगा। तो आप लिखिएगा y इज इक्वल टू यू साइन थीटा और इंटू t के जगह पे क्या लिखेंगे x बाई यू कॉस थीटा और माइनस क्या लिखने वाले माइनस में हाफ जी, टी के जगह पे फिर से वही x और u cos थीटा का होल स्क्वायर। तो फाइनली हम इक्वेशन u को कैंसिल कर देगा, y इज इक्वल टू क्या बचेगा x साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा और माइनस जी एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बटा टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गया। ये क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। हॉरिजॉन्टल के लिए क्या था आपका जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर। यहां पे देखिएगा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बटा टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस पे थोड़ा चर्चा अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे तो क्या देखेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा और माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बटा टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या देखिएगा, ये थीटा जो है यहाँ पे टेन थीटा में जो थीटा है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, वो कांस्टेंट होगा। जिस एंगल से फेंकेंगे वो इनिशियली वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वेरिएबल क्या होगा x। उसके बाद यहाँ आप देख रहे होंगे g बटा टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कांस्टेंट टर्म में बदलेगा क्या x। तो यहां से आप लिख सकते हैं क्या y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये इस इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी आपका पैराबोलिक पाथ ही देता है। ठीक है, ये इक्वेशन क्या देता है? इसी ऐसा इक्वेशन जब भी आता है तो हम लोग क्या समझते हैं कि पैराबोलिक पाथ मिलने वाला है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से हमको प्रोजेक्टाइल किस पाथ को फॉलो किया, मतलब ट्रेजेक्ट्री के स्टेप के बारे में भी पता चलता है कि वो क्या है आपका पैराबोलिक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर यहां पर कुछ बताया गया तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। बहुत सारा क्वेश्चन और बहुत ही यूजफुल है ये। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अपने दिमाग में आपको रखना है किसी भी तरीके से, ताकि जब क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको टैकल कर सके। ठीक है, अब आप इतना नोट कर लें। देखिए अब हम बात करेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, कि कैसे वेलोसिटी बदलता है, किस पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होता है। तो देखिए अगर हम बनाएंगे ट्रेजेक्ट्री, ये आपका यू वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, इधर के तरफ यू कॉस थीटा मतलब इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, और इधर के तरफ यू साइन थीटा मतलब इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। ठीक है, अभी ना हम इसको दो पार्ट में बांटते हैं। ये इसका मैक्सिमम हाइट है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ठीक है ना, दिस इज द एच मैक्सिमम। ये जो एच मैक्सिमम है
यहां से यहां जाना असेंडिंग कहलाता है, और यहां से यहां जाना डिसेंडिंग कहलाता है। तो जो पार्टिकल का मोशन होगा वो इस ट्रैजेक्टरी पर जो टेंजेंट बनाएंगे उसके अलॉन्ग होगा। जैसे अगर हमको इस पॉइंट पर वेलोसिटी, मान लीजिए कि इस पी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल पहुंचा होगा टी टाइम के बाद, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो इसका वेलोसिटी होगा वो इधर इधर टेंजेंट के अलॉन्ग होगा भी। तो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, एक एक्स कंपोनेंट है वी एक्स और दूसरा वाई कंपोनेंट है आपका वी वाई, और ये रिजल्टेंट के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है ना भी। तो आप क्या देखिएगा, जो एक्स डायरेक्शन का मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। ये आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो एक्स एक्सिस का फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा। क्या कहेंगे कि जो एक्स एक्सिस का फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल के बराबर होगा, और ये यू कॉस थीटा है, मतलब एक्स एक्सिस के वेलोसिटी में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो मैग्नीट्यूड में और ना ही डायरेक्शन में। लेकिन वाई एक्सिस के वेलोसिटी के साथ क्या होगा कि वाई एक्सिस का वेलोसिटी बदलेगा, मैग्नीट्यूड में भी बदलेगा और डायरेक्शन में भी बदलेगा, दोनों बदलेगा, ठीक है ना। तो असेंडिंग में क्या होगा, जब वो असेंड कर रहा होगा तो वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी मतलब वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगा, और जब डिसेंड कर रहा होगा मतलब यहां पे जब पहुंचा होगा तो यहां भी अपने ये टेंजेंट के लॉन्ग ऐसे मूव कर रहा होगा, तो यहां भी वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है वी एक्स और क्या वी वाई। अभी भी आप देख रहे हैं एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं बदला, वाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड बदल, डायरेक्शन बदल गया। यहाँ पे एक्स में ना असेंडिंग में भी डायरेक्शन नहीं बदलता है और डिसेंडिंग में भी नहीं बदलता है, और मैग्नीट्यूड तो सेम है ही। लेकिन वाई एक्सिस में असेंडिंग में डायरेक्शन वाई ऊपर की तरफ होगा और डिसेंडिंग में नीचे की तरफ। तो जैसा कि हम यहाँ पे माने हैं कि इधर को हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस माने हैं और इधर को हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस माने हैं, तो ऊपर के तरफ है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव में है, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है आपका निगेटिव में, निगेटिव डायरेक्शन में। मतलब एसेंड करते वक्त वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपवर्ड है, और डिसेंड करते वक्त वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डाउनवर्ड है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो जब ये एसेंड कर रहा होगा तो इसका वेलोसिटी घटेगा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी जो होगा वो आपका घटेगा। जब ये डिसेंड कर रहा होगा तो वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी बढ़ेगा। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना, कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का साइन सेम है तो टाइम के साथ वेलोसिटी जो होगा आपका बढ़ेगा, और अगर साइन अपोजिट है तो टाइम के साथ वेलोसिटी क्या होगा घटेगा। तो क्या है कि एक्सेलरेशन तो हमेशा आपको पता है कि एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होगा, नीचे है तो ये बराबर माइनस जी लिख रहे हैं हम लोग, हमेशा इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही होता है। तो जब एसेंड कर रहा होगा तो ड्यूरिंग एसेंड जब एसेंड कर रहा होगा तो वेलोसिटी वाई कंपोनेंट का पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन का साइन क्या है निगेटिव, दोनों का साइन अपोजिट है। इससे यह पता चलता है कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, मतलब वी वाई वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ घट रहा होगा एसेंड करते वक्त, ठीक है ना। जब वो डिसेंड कर रहा होगा तो ड्यूरिंग डिसेंड, ठीक है, ड्यूरिंग डिसेंड के समय क्या हो रहा होगा, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी निगेटिव मतलब नीचे की तरफ है, और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड मतलब नीचे, दोनों का साइन सेम है। तो वी वाई इज इंक्रीजिंग विद टाइम, तो वी वाई जो है आपका टाइम के साथ बढ़ रहा होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे नहीं पूरे मोशन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन ये डिसाइड करेगा कि समय के साथ वेलोसिटी घट रहा होगा कि बढ़ रहा होगा। तो एसेंड के दौरान वेलोसिटी घट रहा होगा और डिसेंड के दौरान वेलोसिटी क्या हो रहा होगा बढ़ रहा होगा। तो घटते घटते जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है ना, इस हाइट पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे घटते घटते वी वाई जीरो होता है, यहाँ पे केवल एक ही कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिलता है एक्स, यहाँ पे वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मतलब ट्रेजेक्ट्री के टॉप पे, एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री द वेलोसिटी इज मिनिमम, मतलब जो टॉप पे वेलोसिटी होता है वो आपका मिनिमम होता है, सबसे कम वेलोसिटी टॉप पे होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे केवल एक ही कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मौजूद होता है, वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट जीरो होता है वहां पे, केवल एक कंपोनेंट, ठीक है, दैट इज ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट,
only horizontal component of velocity is present। केवल और केवल क्या मौजूद होता है, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कहने का मतलब क्या है, दैट इज वी वाई बराबर 0। पूरे प्रोजेक्शन में, पूरे ट्रेजेक्ट्री में केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पे वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 होता है, वो है आपका टॉप ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। सबसे यहाँ पे सबसे कम वेलोसिटी, 0 नहीं कहेंगे। होता क्या है कि कहेगा टॉप पे वेलोसिटी क्यों आते, तो हम लोग कह देते मिनिमम। मिनिमम मतलब 0 समझते हैं। वो 1D मोशन में कि आप इस मार्कर को ले और ऐसे ऊपर फेंके, ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, तो जब टॉप पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी 0, क्योंकि ये 1D मोशन है, ठीक है ना। लेकिन 2D मोशन में क्या होगा, टॉप पे वेलोसिटी मिनिमम होता है लेकिन 0 नहीं होता है। क्यों मिनिमम होता है, क्योंकि वहां पे वाई डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मौजूद नहीं होता है। जो वेलोसिटी होता है वो एक्स वाला होता है। मतलब क्या होता है एक्स वाला, यू कॉस थीटा। वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी टॉप पे क्या होता है, 0। तो ये आपको ध्यान रखना, एट टॉप वेलोसिटी इज मिनिमम। मतलब आप कह सकते हैं कि टॉप पे जो वेलोसिटी होगा वो मिनिमम होगा, और किसके बराबर होगा, Vx, और ये किसके बराबर होता है, Ux, और Ux इज यू कॉस थीटा ओनली एट टॉप। टॉप पे यही वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। अब है कि किसी भी पॉइंट पे, ये तो टॉप की बात कर लिए कि वेलोसिटी कैसे घट रहा होगा, कैसे बढ़ रहा होगा, टॉप पे क्या होगा, कब मिनिमम होगा ये। अब है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी पता करना है, जैसे मान लीजिए ना कि ये पी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल पहुंच गया होगा टी टाइम पे, एट टाइम टी, मतलब टी टाइम पे ये यहाँ पे पहुंच गया होगा, ठीक है। तो टी टाइम पे अगर पहुंचा होगा तो वो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो एक्स कॉम्पोनेंट हम निकाल चुके हैं। ये किसी भी टाइम पे, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, किसी भी टाइम के बाद यही वेलोसिटी होने वाला है एक्स में। वाई में क्या होने वाला है भाई, तो वी वाई हम लोग निकालेंगे एट एनी पॉइंट पी, एट एनी पॉइंट पी, किसी भी पॉइंट पी में, ठीक है, इन टाइम टी, मतलब टाइम टी में एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी बस जो इनिशियल था वही होगा, यू कॉस थीटा। वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई और इंटू टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। तो क्या लिखिएगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई क्या है आपका, यू साइन थीटा और माइनस जी टी। तो ये हो गया वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी, ठीक है ना। ये वी एक्स हो गया, ये क्या हो गया आपका, वी वाई हो गया। तो यहां से आप क्या लिखिएगा, इसीलिए जो वेलोसिटी होगा वो किसके बराबर होगा, वी एक्स आई कैप और प्लस वी वाई जे कैप, दोनों को ऐड कर देंगे। फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करने वाला है, यू साइन थीटा और माइनस जी टी जे कैप, है ना। ये वेलोसिटी हो गया। जब आपसे वेलोसिटी का मॉड पूछा जाएगा तो आप Vx का स्क्वायर और प्लस Vy का स्क्वायर करके आप निकाल लीजिएगा। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका सिंपल है, आप वेक्टर में पढ़ते हैं। अब है कि वेलोसिटी अगर यहाँ पे है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जिधर बॉडी मूव कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो हम मान लिए कि वो अल्फा एंगल बना रहा हो। कितना एंगल बना रहा होगा, अल्फा। अब उस अल्फा को कैसे पता करेंगे, तो 90 डिग्री पे है ये क्या है आपका 90 डिग्री पे, देखिए आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पे, ये हो गया आपका वी वाई और ये क्या हो गया वी एक्स। रिजल्टेंट इधर की तरफ है आपका, है ना। तो जब रिजल्टेंट इधर की तरफ है तो आप देखिए ये फॉलो कर रहा होगा किसको, ये वेलोसिटी है, ये फॉलो, ये एंगल अल्फा है। पैरेललोग्राम लो लगा दीजिएगा तो कैसे निकलेगा वेलोसिटी का डायरेक्शन, क्या लिखिएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या, अगर आपको एक्स एक्सिस से निकालना है तो y कॉम्पोनेंट बटा एक्स कॉम्पोनेंट, तो क्या करेंगे वी वाई बटा वी एक्स। वी वाई हमको पता है क्या है, u साइन थीटा और माइनस जी टी, और वी एक्स क्या है हमारा, u कॉस थीटा। ये आपका tan अल्फा हो गया, ये क्या हो गया आपका tan अल्फा, है ना। ये इससे आप डायरेक्शन बता सकते हैं, अल्फा निकाल लीजिएगा tan इनवर्स करके तो हमको डायरेक्शन पता चल जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको अक्सर मिलेगा, कहेगा कि एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, प्रोजेक्शन के 3 सेकंड के बाद वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, प्रोजेक्शन के 2 सेकंड के बाद वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है। इस तरह का सवाल मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो आपसे कुछ कुछ बात वहां पे पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है। अगर वो कहा कि प्रोजेक्शन के 3 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद 30 डिग्री बना रहा है, तो यही वो दे के रखेगा हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है। और उसके बाद tan अल्फा इज इक्वल टू ये वाला इक्वेशन यूज करके आप आगे का कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको
हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे भी जिसमें ये आपको मिलेगा। आपको यहाँ पे हम बस रिमाइंड करवाए हैं कि जब क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग यही काम करने वाले हैं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, बहुत जगहों पे, बहुत सारे बुक्स में आप बनाइएगा, पैकेज बनाइएगा तो आपको ये मिलेगा देखने के लिए। कहेगा कि प्रोजेक्शन के 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद इतना एंगल वो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, तो सीधे tan अल्फा इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लिखा है तो वर्टिकल बटा हॉरिजॉन्टल, और अगर वो वर्टिकल लिखेगा तो हॉरिजॉन्टल बटा वर्टिकल से डिवाइड करके, और फिर हम लोग अल्फा जो एंगल है वो हम लोग को पता चल जाए। ठीक है, तो ये हुआ वेलोसिटी का बात। क्या पता चल रहा है इस इक्वेशन से? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, कि टी टाइम पे वेलोसिटी कितना होगा, किधर होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, दोनों के बारे में हम आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को वेलोसिटी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जिसको हम मोमेंटम कहते हैं, ठीक है ना। तो मोमेंटम के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किए हैं तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से टॉप पे जाने में, ठीक है, मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। ग्राउंड से फेंके फिर से वो ग्राउंड पे आके गिर गया तो बताइए चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। ठीक है ना, तो ये सारे बात पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल, ये 3 इक्वेशन पता करना है। उसके बाद चेंज इन मोमेंटम पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी वेलोसिटी से रिलेटेड ये जितना सारा बात बताया गया, दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट। ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे वेलोसिटी बदलता है, ठीक है, कब इंक्रीज करता है, कब डिक्रीज करता है, कब मिनिमम होता है, क्यों मिनिमम होता है, और किसी भी पॉइंट पे दिए गए इंस्टेंट पे आपको वेलोसिटी, वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, ये सारा चर्चा यहाँ पे कर दिया गया है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहला हमारा जो इक्वेशन है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए होगा। तो देखिए, अब जो हम बता रहे हैं वो ध्यान से देखना है। एक बड़ा सा डायग्राम बना रहे हैं, इससे हम लोग 3 इक्वेशन पता करेंगे। देखिए, ये ट्रैजेक्टरी बनाया गया, ठीक है ना। ये आपका इनिशियल वेलोसिटी, इधर की तरफ है आपका u, थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से, दिस इज u cos थीटा एंड दिस वन इज u sin थीटा। ठीक है, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट और इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, है ना। जहां से हम प्रोजेक्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल को, ये आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। इस पॉइंट पे ध्यान रखना है, t बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर 0। कहने का मतलब क्या है, t बराबर 0 मतलब इनिशियल टाइम, यहां से मोशन चालू हुआ होगा, ठीक है ना। उसके बाद x कोऑर्डिनेट भी 0 और y कोऑर्डिनेट भी 0 है। जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुंच जाएगा, है ना, जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुंचेगा तो इस पॉइंट पे जो टाइम होगा उस टाइम को ही टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। कहने का मतलब ये पूरा कवर करने में, इस पूरे पाथ को कवर करते हुए ग्राउंड पे गिरेगा, तो जितने टाइम के बाद वो गिरेगा, ठीक है, वही टाइम जो है टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा, जिसको हम लोग कैपिटल टी से कह रहे हैं। ठीक है, यहां पे पहुंच के एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स, यहाँ पे x बराबर 0, यहाँ पे x क्या है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट r के बराबर होता है। दिस इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि प्रोजेक्टाइल अपने टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान चलता है। ठीक है, तो इसको r मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। तो x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, r, और y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, 0। मतलब y कोऑर्डिनेट प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 बार 0 मिलेगा आपको, एक बार जहां से फेंकना चालू करेंगे और एक बार जहां पे वो जाके गिरेगा। y कोऑर्डिनेट 2 बार 0 होगा, एक t बराबर 0 पे और एक t बराबर कैपिटल T पे। मतलब y के इक्वेशन में का 2 रूट होने वाला है, ठीक है ना, जहां पे आपको y बराबर 0 मिलेगा आपको कब कब, एक t बराबर 0 पे और एक t बराबर कैपिटल T मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पे। इस तीनों के आधार पे हम लोग जो हमारा इक्वेशन है, ठीक है, किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट का, हॉरिजॉन्टल रेंज का, और ये मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करता है, इसको कैपिटल एच से लिख रहा है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे केवल एक ही डायरेक्शन मौजूद है, vx, जो कि किसके बराबर है आपका, u cos थीटा के बराबर है। ठीक है, vy यहाँ पे नहीं होता, आपको पहले बताया जा चुका है ना। अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो जब हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या देखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे पता होगा भाई, तो y बराबर 0 जहां पे होगा, 2 पॉइंट पे, एक t बराबर कैपिटल T और दूसरा t बराबर 0, जो तो पता होता है।
तो हम लोग सीधे सीधे y बराबर 0 कर देंगे, मतलब हम लोग वर्टिकल मोशन कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडरिंग वर्टिकल मोशन, कंसीडरिंग वर्टिकल मोशन। तो जैसे ही आप वर्टिकल मोशन कंसीडर करिएगा, तो वर्टिकल मोशन कंसीडर करने के बाद क्या मिलेगा आपको देखने के लिए, देखिए आप लिखिएगा y इज इक्वल टू यू वाई टी और प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशन। अब y बराबर करना है 0, तो y बराबर 0 एक बार होगा t बराबर t पे, t बराबर 0 पे, तो 0 0 रखेंगे तो ऐसे भी 0 हो जाना है। और एक बार कहां पे 0 होगा, जब t कैपिटल T के बराबर होगा, और ये ए वाई माइनस जी टी स्क्वायर है ना। तो यहां से लिखिएगा ये यू वाई भी आपको पता है किसके बराबर है, यू साइन थीटा। तो यहां से आप लिख सकते हैं यू साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। टी टी कैंसिल आउट कर देगा तो टी बराबर क्या बचेगा, 2u साइन थीटा बाई जी, है ना। दिस इज 2u साइन थीटा बाई जी, मतलब ये टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन हो गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये 2u साइन थीटा बटा जी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसको दो पार्ट में बांटते हैं। एक पार्ट एसेंड के लिए, एक पार्ट एसेंड के लिए और दूसरा डिसेंड के लिए। मतलब दिस टाइम ऑफ फ्लाइट हैज टू पार्ट्स। मतलब क्या, एक है टाइम ऑफ एसेंट, एक है आपका क्या टाइम ऑफ एसेंट, और दूसरा क्या है टाइम ऑफ डिसेंट, है ना। एसेंट और डिसेंट का समय, तो ये हो गया टीए और ये हो गया टीडी। तो होता क्या है कि जब एयर रेसिस्टेंस एब्सेंट होता है, जब एयर रेसिस्टेंस नहीं होता है, जो कि हम मोशन इन 1D में भी ग्रेविटी वाला मोशन पढ़े थे, तब भी माने थे कि एयर रेसिस्टेंस नहीं होता है, उसी के आधार पे सारा जनरल इक्वेशन लिखा गया था। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी अगर हम मानते हैं एयर रेसिस्टेंस एब्सेंट है, तो यहां से यहां जाने का समय एसेंट और यहां से आने का समय डिसेंट, तो एसेंट और डिसेंट दोनों टाइम बराबर हो, दोनों टाइम क्या होगा बराबर। तो लिखिएगा क्या कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इन एब्सेंस ऑफ एयर रेसिस्टेंस, इन एब्सेंस ऑफ एयर रेसिस्टेंस। जब आपके पास एयर रेसिस्टेंस नहीं होगा तो एसेंट का समय और डिसेंट का समय बराबर होगा। मतलब ये 2u साइन थीटा बटा जी को आप दो पार्ट में बांट सकते हैं भाई, क्या, एक एसेंट का और दूसरा डिसेंट का, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर होगा, 2u साइन थीटा बटा जी। तो यहां से आप लिख सकते हैं सिंस ये दोनों बराबर है, तो लिखिएगा क्या, एसेंट और डिसेंट का जो समय होगा वो u साइन थीटा बटा जी के बराबर होगा दोनों। इसी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2u साइन थीटा बटा जी। यहां से एक इंपॉर्टेंट बात ये हम लोगों को निकल के आ गया कि प्रोजेक्टाइल को टॉप पर पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। तो टॉप पे पहुंचने में उसको कितना टाइम लग रहा है, u साइन थीटा बटा जी, ठीक है ना। यहां से टॉप पर पहुंचने में u साइन टी, यहां पे कब पाया जाएगा भाई, तो लिखेंगे t बराबर टी ए, मतलब टाइम जब टाइम ऑफ एसेंट के बराबर होगा तब, ठीक है। तो टॉप पे पहुंचने का समय इससे पता चल जाता है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर बहुत सारा प्रोजेक्टाइल फेंका गया है सेम वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी सबका सेम रखा गया है, तो उस कंडीशन में टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। क्यों बताया जा रहा है ऐसा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा कि सेम वेलोसिटी से फेंका जाएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी डिफरेंट, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जितना ज्यादा होगा टाइम ऑफ फ्लाइट उतना ज्यादा होगा, अगर यू सेम है तो। क्योंकि साइन थीटा में अगर थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ेगा तो टाइम जो है आपका फ्लाइट का बढ़ेगा, लेकिन 90 डिग्री तक, अप टू 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम ही, 90 डिग्री से तो फेंकेंगे फिर मोशन इन 1D होगा वो, 90 डिग्री से कम, थीटा मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री से कम होना चाहिए मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 0 और 90 के बीच में अगर आप एंगल बढ़ाते जाते हैं प्रोजेक्शन का, तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ते चला जाएगा, यू को फिक्स रखते हुए, मतलब इनिशियल वेलोसिटी को फिक्स रखते हुए। तो क्या ध्यान देना है कि अगर इफ यू इज सेम, इफ यू इज फिक्स्ड, अगर यू को आप फिक्स रखते हैं, इफ यू इज केप्ट फिक्स्ड, अगर यू को आप फिक्स रखते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट थीटा मतलब साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। शर्त क्या है कि थीटा शुड बी लेस देन 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में चर्चा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात किसका करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज का। किसका बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो देखिए अब हम लोग जब इक्वेशन पता करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज का, है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल आर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आपका वर्टिकल डिस्टेंस है,
तो कितना टाइम लगता है यहां तक पहुंचने में, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। टाइम इज सेम फॉर बोथ हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। टाइम ऑफ फ्लाइट हम पता कर चुके हैं। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू ut और प्लस हाफ at स्क्वायर। तो जैसे ही हम लोग x को r के बराबर लिख दिए, मतलब यहां पहुंच चुके हैं, और यहां पहुंचेंगे तो t को कैपिटल T लिखने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। स्मॉल t को क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल T, और प्लस नहीं माइनस हाफ जी, ये जीरो होगा, है ना, x तो जीरो होता है। तो r इज इक्वल टू क्या बचेगा, u cos थीटा और इंटू टी। तो t हम लोग पता कर चुके हैं, t किसके बराबर है भाई, 2u साइन थीटा बाई जी। यहां से हॉरिजॉन्टल रेंज का इक्वेशन आपके सामने आ गया। क्या आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज का इक्वेशन आपके सामने, आप लिखेंगे u स्क्वायर और इंटू 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा और बाई जी। ये पहला इक्वेशन है इसके लिए, है ना, u स्क्वायर और इंटू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा और इंटू जी। अब इस इक्वेशन को दो पार्ट में बांटकर लिखा जा सकता है। एक इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 2 u साइन थीटा और इंटू u कॉस थीटा और बटा जी। तो इसको लिखेगा r इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 2 u y यानी ux u y और बटा जी। ये भी हॉरिजॉन्टल रेंज का ही फॉर्मूला है। u साइन थीटा क्या है आपका, u y, u cos थीटा क्या है, ux। मतलब इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट पता होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके और g से डिवाइड कर देंगे। ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये यूज होगा फॉर्मूला में। ये जो आप टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन देख रहे हैं ना, इस टाइम ऑफ फ्लाइट को इक्वेशन को भी आप ऐसे लिख सकते हैं 2 और इंटू यू वाई और बटा जी। क्योंकि u साइन थीटा किसके बराबर होता है, यू वाई के बराबर। तो 2 इंटू यू वाई बटा क्या लिख सकते हैं आप, जी। अब इसके बाद इसको और ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कैसे भाई, 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। मैथमेटिक्स में ये साइन 2 थीटा का इक्वेशन होता है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, क्या ध्यान रखना है आपको, इसको हम लिख दे रहे हैं अलग से, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। ये आप मैथमेटिक्स में ऐसा पढ़ते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन ए प्लस बी के इक्वेशन पे जब आप ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो आपको ये आएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, तो ये 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और इसको क्या लिखेगा, साइन 2 थीटा और बाई जी। ये और ये वक्त पढ़ने पे तीनों काम आता है, ठीक है ना। r इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये ज्यादा कॉमन है, लोग याद रखते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या फिर 2 इंटू यू एक्स यू वाई और जी। विपत्ति के समय कोई भी काम आ सकता है फॉर्मूला भाई, कोई भी सवाल होगा तो ये नहीं कि हमको यही याद रखना है, ठीक है, कोई भी इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, मतलब है सब एक ही, बस जब आएगा क्वेश्चन तो आप उसको यूज कर पाए, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए तीनों लिख दिया गया है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट में भी ये क्यों लिख दिया गया, क्योंकि वो काम आने वाला होता है, ठीक है। उसके बाद आप इसको, है ना। अब देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज में आपको कुछ बात बता दे। हॉरिजॉन्टल रेंज का बात ये है कि जब क्वेश्चंस आएगा तो हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको हॉरिजॉन्टल रेंज को यूज करके मिलता है, ठीक है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज किसके बराबर है, r इज इक्वल टू क्या देख रहे हैं आप, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो जब यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है तो पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होता है, ठीक है। तो u और g इज कांस्टेंट, है ना। अगर आप बहुत सारा प्रोजेक्टाइल, एक ही प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं, ठीक है, अलग अलग एंगल से, तो कब हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगा, u को आप फिक्स रखते हैं। तो याद रखिएगा फॉर r टू बी मैक्सिमम, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे साइन थीटा है तो r अगर मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। साइन 2 थीटा क्या होगा आपका, मैक्सिमम। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम करने का मतलब क्या, कि 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, मतलब क्या 45 डिग्री। मतलब ये 90 होगा तो साइन 91, वो टर्म 1 हो जाएगा, साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेगा, जब ये पूरा टर्म 1 होगा तो आप क्या लिखेगा, r मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या, यू स्क्वायर बाई जी। हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल है, मतलब बहुत सारे एंगल से अगर फेंके हैं एक ही प्रोजेक्टाइल को, बहुत सारे एंगल से वेलोसिटी को सेम रखे हैं, तो कब सबसे ज्यादा दूर पे जाके गिरेगा वो,
पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करने पे। अगर 45 डिग्री से आप प्रोजेक्ट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया। दूसरी बात क्या है, जो आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है उसको भी हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए, सिंस आप जानते हैं आपका जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, याद करिए, y इज इक्वल टू क्या है, x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहां से करना क्या है आपको, x tan थीटा कॉमन निकालना है ना। 1 माइनस, जब आप x tan थीटा कॉमन निकालिए तो यहाँ बच गया 1। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, एक x बाहर निकाले तो अंदर एक x बच चुका है हमारे पास, gx हो गया। अब tan थीटा कॉमन निकाले तो हमारे पास tan थीटा है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, जब tan थीटा इधर कॉमन निकालें न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में tan थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तब जाके आपका इक्वेशन इसके तरह होगा। अब इसमें क्या करना है आपको, अब आप यहां से लिखिएगा y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, जिसको हम कॉमन निकाल चुके हैं, और माइनस, है ना, x tan थीटा और 1 माइनस क्या लिखिएगा, ऊपर में x रहने देते हैं, इस g को नीचे लाते हैं, तो इस g को जब नीचे लाइएगा तो आप कहिएगा क्या यहाँ पे कि, अब ये देखिए tan थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा मरेगा, ऊपर क्या बचेगा, कॉस थीटा साइन थीटा। तो आप इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे u स्क्वायर और इंटू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा जो बचा, और ऊपर से जो जी लाए थे वो हम लिख दिए यहाँ पे, ऊपर से जो जी लेके आए थे। अब देखिए u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा और बटा जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, ये रेंज का इक्वेशन हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज का। तो आप क्या लिखिएगा, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, है ना, और 1 माइनस एक्स बटा 1 माइनस एक्स बटा आर। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये क्या है हमारा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। ये भी बहुत काम का फॉर्मूला है, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हॉरिजॉन्टल रेंज के टर्म में आप निकाल चुके हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बटा आर, ये हो गया। अब हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में भी फिलहाल इतना बात ध्यान रखेंगे, जो बेसिक बात है ये। उसके बाद हम मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, क्या निकालेंगे उसके बाद, कि प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट h कहा गया है यहाँ पे, है ना, तो मैक्सिमम हाइट अगर h कहा गया है तो हम लोग मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, तो मैक्सिमम हाइट निकालने का तरीका जो है वो ये है, जो हमारा इक्वेशन है हमारे पास, क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके आप मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। कैसे निकालिए, देखिए, जो आपका y इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं आप, यू वाई टी और प्लस हाफ ए वाई और इंटू टी स्क्वायर। तो y अगर h के बराबर हो जाता है, y किसके बराबर होता है, h के बराबर, मतलब यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, h है, यू वाई किसके बराबर है आपका, u साइन थीटा, और टाइम इज टाइम ऑफ एसेंट, पता है ना, यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट में पहुंचेगा, और माइनस हाफ जी और टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर। तो क्या लिखिएगा आप, h इज इक्वल टू यू साइन थीटा और इंटू यू साइन थीटा बटा जी, टाइम ऑफ एसेंट यू साइन थीटा बाई जी, और माइनस हाफ और इंटू जी, और क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा जी स्क्वायर, है ना। जी जी को कैंसिल करेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, और माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। जब आप दोनों को घटाइएगा तो क्या मिलेगा देखने के लिए आपको, हॉरिजॉन्टल रेंज में h इज इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। ये मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन आ गया, क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, ये मैक्सिमम हाइट, मतलब 3 इक्वेशन हमारे पास आया बेसिकली, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी, कंपोज्ड ऑफ एसेंट प्लस डिसेंट, ईच इक्वल टू u साइन थीटा बाई जी, एडिंग बोथ वी गेट 2u साइन थीटा बाई जी विच इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा हमारे पास क्या इक्वेशन आ गया, हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तीसरा हमारे पास क्या आ गया,
मैक्सिमम हाइट क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये 3 इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे पहला जो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताया गया था क्या, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद क्या है कि हॉरिजॉन्टल रेंज को भी हम लोग मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज के टर्म में लिखने सीख चुके हैं क्या, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा और इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। ये चारों इक्वेशन को मिला के शानदार क्वेश्चंस बनेगा, एक से एक सवाल बनेंगे। जब हम इन चारों इक्वेशंस को अपने दिमाग में सेट कर लें और क्वेश्चन बनाएं तो गारंटी है कि आप सारे सवालों को बहुत ही आसानी से टैकल कर सकते हैं।